रोमान शाह के कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी। दीवार पर लगा क्लॉक आहिस्ता आहिस्ता वक्त की गवाही दे रहा था। वो अलमारी के सामने खड़ा सफ़ेद शर्ट के बटन बंद कर रहा था। खामोशी इतनी गहरी थी को घड़ी की टक टक दिल की धड़कन जैसी महसूस हो रही थी। बेड पर एक बड़ा सा सूटकेस खुला था जिस पे नफासत से कपड़े रख रहा था। आज उसकी एक अहम मीटिंग थी और साथ में अपने दोस्त की शादी में जाने के लिए भी तैयार हो रहा था, जो एक गांव में रहता था। शीशे में अपनी पुरसोच नज़रें देखते हुए उसने टाई की नॉट सख्त की, फिर एक नज़र सूटकेस पर डाली और धीरे से बेड के किनारे बैठ गया। आज कबीर की शादी थी। बचपन का वो दोस्त जिसके साथ ज़िंदगी के हर उतार चढ़ाव में साथ रहा था। कबीर ने बार बार उसे आने का कहा था और रोमान ने भी वादा किया था कि वो मीटिंग से सीधा शादी में पहुंचेगा। मगर ना जाने क्यों दिल में अजीब सी बेचैनी थी। यार तू आएगा ना? अगर ना आया तो मेरा दिल टूट जाएगा। कबीर की आवाज़ गूंजी तो रोमान ने हल्का सा कहका लगाया, हाँ हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। बाहर हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। कतरे खिड़की के शीशे पर टकरा रहे थे। रोमान ने गाड़ी की चाबी ली और सूटकेस को घसीटते गाड़ी की तरफ बढ़ा। पहले वो जल्दी से ऑफिस पहुंचा ताकि जल्दी से मीटिंग अटेंड करके गांव की तरफ रवाना हो जाए। जैसे ही ऑफिस पहुंचा तो मीटिंग रूम में सब उसी का इंतज़ार कर रहे थे। रोमान शाह रूम में दाखिल हुआ तो सलाम दुआ के बाद फ़ौरन मीटिंग शुरू कर दी। कुछ ही घंटों में मीटिंग ख़त्म हुई तो रोमान शाह ऑफिस से निकलते गाड़ी में बैठा और गांव जाने के लिए निकल गया। उसका बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था गांव जाने को, लेकिन कबीर के बेहद इसरार की वजह से ही उसे जाना पड़ा। जैसे ही वो कबीर के घर पहुंचा तो कबीर उसे देखते खुशी से उसकी तरफ पड़ा। शुक्र है यार तुझे आ गया, मुझे लगा तू नहीं आएगा। रोमान ने थकी हुई मुस्कुराहट से उसे देखा। अरे मैं कैसे ना आता, तुमने इतना इसरार किया, मुझे आना ही था। कबीर ने उसके कंधे पर हाथ मारा। अच्छा चला बैठ, तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का लाता हूँ। इतनी दूर से सफ़र करके आया, थक गया होगा। रोमान ने बेड पर बैठते सर झटका। नहीं कुछ खाना नहीं है, बस एक स्ट्रॉन्ग सी चाय बनवा दो। कबीर हंसते हुए बोला, अच्छा ठीक है चल तू इधर आराम कर, मैं भी चाय बनवा कर लाता हूँ। कबीर रोमान को कमरे में छोड़कर खुद चाय का कहने चल गया और रोमान शाह जो वाकई में थक गया था सीधा होते बेड पर लेट गया। कबीर बहुत अमीर नहीं था, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उसकी शादी उसके बाबा की मर्जी से उसकी तायाजाद बेटी से हो रही थी, जो कि अभी 16 साल की थी। 2 साल पहले उसके माँ बाप एक हादसे में इंतकाल कर गए थे, तो वो उनके घर ही रहती थी। चाचा तो उसका बहुत अच्छा था, ईज़ा का बहुत ख्याल रखता, लेकिन उसकी चाची ईज़ा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा उसे घर से निकलवाना चाहती थी, लेकिन किस्मत का खेल देखे वो हमेशा के लिए इसी घर में रहने वाली थी। शाम में मेहंदी का फंक्शन था और सारा घर तकरीबन तैयारियों में मसरूफ था। वहीं पर रोमान शाह रिलैक्स होकर लेटा हुआ था। उसे कोई ख़ास टेंशन नहीं थी क्योंकि उसकी सारी तैयारी मुकम्मल थी, इसलिए उसने कबीर के साथ तैयारी करवाने का सोचा। वो नीचे कबीर के पास जाकर उसके साथ मिलकर काम में मसरूफ़ हो गया, लेकिन गांव के लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई अजीब मखलूक हो। गांव की लड़कियों उसे देखकर हसरत से आहें बढ़ रही थी। वो था भी इतना वजीहा और पुरकशिश कि जो भी देखता नजरें हटाना भूल जाता, लेकिन उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो इन सब चीज़ों का आदी था। शाम को मेहंदी का फंक्शन शुरू हुआ तो वो भी नीचे आया, एक साइड पर बैठ गया। कुछ ही देर में दुल्हन को स्टेज पर लाया गया तो रोमान शाह छोटी सी दुल्हन को देखकर हैरान रह गया। वो बहुत सहमी हुई लग रही थी। रोमान शाह को लगा जैसे वो होले होले कांप रही हो, लेकिन रोमान शाह ने अपना वहम समझकर नज़रअंदाज करके इधर उधर देखने लगा। लेकिन जब मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हुआ तो ईज़ा को उसके रूम में छोड़ आए। अब कबीर की बारी थी। मेहंदी की रस्म और स्टेज पर बिठा दिया गया। तभी एक लड़की रोमान शाह के पास गुजरी और उसका पाँव किसी चीज़ से टकराया, जिससे वो लड़की के हाथ पर कोल्ड ड्रिंक इसके कपड़ों पर गिर गई। रोमान शाह जल्दी से अपनी जगह से उठा, पहले अपने कपड़ों को देखा, फिर उस लड़की की तरफ देखा। व्हाट द हेल! रोमान शाह गुस्से से चिल्लाया तो लड़की सहम कर थोड़ा सा पीछे हुई। सॉरी सॉरी, मुझे पता नहीं चला, असल में मेरा पाँव किसी चीज़ में अटक गया था। वो लड़की जल्दी से वजाहत देने लगी। रोमान शाह खुद को सख्त कहने से कुछ भी रोकते लब भींच गया। तभी कबीर की माँ और कबीर आ गए। इससे पहले कि कबीर उसे अपने साथ रूम में ले जाता, उसकी माँ ने कबीर से कहा कि वो स्टेज पर ही रहे और ख़ुद शाह से कहा, बेटा आप जाकर चेंज कर ले। वो भी रोमान शाह के पीछे चल पड़ी। रोमान शाह अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो लॉक था।
ओहो, लगता है मेरा भाभी ने अपना सामान वगैरह रख कर लॉक कर दिया। उन्होंने मुझसे चाबी मांगी थी। उन्हें अपनी चीज़ों का बहुत वहम रहता है। आप ऐसा करें, ये साथ वाले कमरे में चले जाएं, वहाँ पर अपने कपड़े साफ कर लें। मैं नीचे जाकर देखती हूँ और चाबी लेकर आती हूँ, फिर आप चेंज कर लेना। जैसे ही रोमांचा कमरे में गया तो सामने ईज़ा को देख के ठड़क गया। सॉरी, मुझे पता नहीं था ये आपका कमरा है। मेरे कपड़ों पर कोल्ड ड्रिंक गिर गई, बस यही देखने आया था। मेरे कमरे का लॉक लगा हुआ है, रोमांचा ने वजाहत देते हुए कहा। ईज़ा जल्दी से अपने आंसू साफ करके खड़ी हुई और बोली, कोई बात नहीं, आप बाथरूम में जाकर अपने कपड़े साफ कर लें, मैं इतनी देर बाहर चली जाती हूँ। रोमांचा ने उसकी तरफ गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो रो रही थी। मध्यम रोशनी में चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जब वो करीब से गुजरी तो उसके चेहरे पर आंसू के निशान थे और सुर्ख नाक वाजिया थी। रोमांचा ने नरमी से पूछा, क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? क्या आप इस शादी से खुश नहीं? ईज़ा ने जल्दी से अपने चेहरे पर हाथ फेरा और कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं रो तो नहीं रही, बस वैसे ही मम्मा याद आ गई थी, इस वजह से। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई और कबीर की माँ ऊंची आवाज़ में बोलने लगी, ये देखो, मैंने खुद रुमान को इधर आते देखा था, तो मुझे शक हुआ। जब अंदर झांका तो ये दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। आप भी देख लें, अब एक दूसरे के करीब कैसे आराम से बात कर रहे हैं। और मैंने ये भी देखा था कि एक दूसरे का हाथ पकड़ कर खड़े थे, जिसे सदियों से जानते हो। ये लड़की है ही ऐसी, पल में अगले बंदे को रुझा लेती है। मैं तो पहले ही कहती थी, इसको इस घर से निकाल कर बाहर करो, लेकिन मेरी बात मानता ही कौन है? रोमांचा और ईज़ा दोनों ही ये बात सुनकर हैरान रह गए। लेकिन आंटी, आपने ही तो मुझे इस कमरे में भेजा था कि मैं अपना ड्रेस साफ कर लूँ। रोमांचा ने वजाहत दी, लेकिन आंटी किसी की सुनने के मूड में नहीं थी। वो तो मुसलसल इल्ज़ाम लगाती रही। मैं तुम्हें यहाँ क्यों भेजूंगी? मुझे क्या पता था कि यहाँ ईज़ा है। अब तुम मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो। सबकी आंखों में बेएतबारी झलकने लगी। रुमान कबीर की तरफ बढ़ा और कहा, देख यार, तू तो मुझे बचपन से जानता है, मैं ऐसा नहीं हूँ, तू मेरा यकीन कर। इससे पहले कि कबीर कुछ कहता, उसकी माँ बोल पड़ी, सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा है और तुम पर कैसे यकीन करे? और ये बताओ, अपना ड्रेस साफ करने के लिए इसी कमरे में क्यों आए? अपने कमरे में भी तो जा सकते थे ना। आंटी, आपको पता है, मैं अपने कमरे में ही जा रहा था, लेकिन वो लॉक्ड था। कबीर, आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। रोमांचा ने कबीर के साथ जाकर अपने कमरे का दरवाज़ा खुला तो आराम से खुल गया। ये देखकर वो हैरान रह गया और कबीर की माँ की तरफ गुस्से से देखा। उसे अंदाज़ा हो गया था कि ये सब उन्हीं का किया धरा है। देख कबीर, मैं सच कह रहा हूँ, ये लॉक था जब मैं आया था। लेकिन कबीर खामोश रहा। ईज़ा ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, चच्ची जान, आप हमें गलत समझ रही हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन उसकी बात सुनने वाला कौन था? हाँ हाँ, मैं तो तुझे अच्छे से जानती हूँ, तू है ही ऐसी, सबको अपनी तरफ राग़िब कर लेती है। अब हमारी इज्जत का सवाल है, अभी और इसी वक्त इन दोनों का निकाह करो। रोमांचा ये सुनकर गुस्से से बोला, नहीं, मैं ये निकाह नहीं करूँगा, ये सब झूठ है, आप लोग हमें फंसा रहे हैं। इस वक्त कबीर के वालिद बोल पड़े, ठीक है बेटा, निकाह नहीं करना तो ना सही, लेकिन इस लड़की को अब हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कितना मान था मुझे इस पर, लेकिन इसने मेरी इज्जत को खाक में मिला दिया। ये कहते उन्होंने ईज़ा का गला दबाने की कोशिश की। रोमांचा हैरत से उन्हें देखता रहा कि कैसे उस मासूम पर इल्ज़ाम लगाकर इसे झूठी इज्जत के नाम पर मारने पर तुले हैं। आखिरकार रोमांचा ने गहरी सांस भरते हुए कहा, ठीक है, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये निकाह अभी और इसी वक्त होगा, और फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये सुनकर असगर साहब के हाथ की गिरफ्त ढीली पड़ गई और वो बाहर चले गए। कुछ देर बाद वो मौलवी साहब को ले आए और फिर रोमांचा और ईज़ा का निकाह कर दिया गया। निकाह के बाद रोमांचा ने एक नज़र कबीर की माँ की तरफ देखा, जो चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट सजाए खड़ी थी। फिर उसने कबीर की तरफ रुक करके कहा, कभी कभी आंखों दिखा भी सच नहीं होता, पूरी तस्दीक करनी चाहिए, फिर किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। यूँ किसी की बातों में आकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करते। इतना कहकर रोमांचा ने ईज़ा का हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ ले गया। उसे गाड़ी में बिठाया और गाड़ी जन से भगाकर वहाँ से निकल गया। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि सड़क के दोनों किनारे धुंधले से नजर आने लगे। ईज़ा खामोशी से सामने देख रही थी, आंखों में बेबसी और थकन की गहरी परछाइयाँ थी।
रोमांचा के चेहरे पर गुस्से और उलझन के आसार थे। वो इस वक्त खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कब तक? आखिर इसकी बर्दाश्त भी तो इंसान जितनी ही थी। कुछ ही देर बाद रोमांचा ने अचानक गाड़ी रोकी। वो एक सुनसान सड़क के किनारे थे, जहां दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। रोमान ने दोनों हाथों से स्ट्रिंग को मजबूती से पकड़ा और सर झुका लिया। ईजा ने डरते डरते उसे देखा, फिर हिम्मत करके बोली, शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। रोमांचा ने आहिस्ता से सर उठाया। उसकी आंखों में गजब से सुर्खी हो रही थी। वो धीरे से हंसा, एक तलख सी हंसी। जान बचाई? तुम्हें लगता है मैं तुम पर एहसान किया है? मैंने बस वो किया जो उस वक्त ज़रूरी था, क्योंकि मैं तुम्हें उन लोगों के हाथों मरने नहीं देख सकता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें कबूल कर लिया है। ईजा की आंखों में आंसू भर आए। वो पहले ही उस सबसे टूट चुकी थी, और अब रोमान की ये सर्द मेहरी उसके दिल को टुकड़े टुकड़े कर रही थी। मैंने कभी भी आपसे निकाह की ख्वाहिश नहीं की रोमान साहिब। आपको अगर लगता है कि मैंने ये जानबूझकर किया तो आपकी मर्जी, लेकिन मैंने कभी भी आपको फंसाने की कोशिश नहीं की। रोमांचा ने झटके से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। दोनों हाथ जेब में डाले अंधेरे में चलने लगा। ईजा ने बेबसी से उसे देखा, फिर अपने आंसू पूंछ लिए। वो जानती थी उसकी किस्मत में सुकून शायद लिखा ही नहीं था। कुछ देर बाद इधर उधर टहलने के बाद रोमांचा गाड़ी में आकर बैठा और अपने बंगले की तरफ बढ़ गया। जैसे ही गाड़ी बंगले के पोर्च में रुकी तो ईजा हैरत से आंखें फैलाए इधर उधर देखने लगी। घर इतना आलीशान था कि वो देखती ही रह गई। और जब वो घर के अंदर गई तो हर तरफ कीमती अशिया पड़ी थी और दरो दीवार कीमती चीज़ों से सजाया गया था। रोमांचा ने लाउंज में खड़े होकर मुलाजमा को आवाज़ दी, समीना, कहाँ हो तुम? समीना मुलाजमा भागते हुए लाउंज में आई। जी साहिब, आपने बुलाया? हाँ, इनको ऊपर मेरे साथ वाला कमरा दिखा दो। आज से ये वहीं रहेंगी और तुम मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी देने की कोशिश मत करना। मैंने ये निकाह सिर्फ मजबूरी में किया है। खुद को सच में मेरी बीवी ना समझ लेना, समझी? रोमांचा ने उसकी तरफ मुड़ते हुए तलख लहजे में कहने लगा। ईजा सर हिला के रह गई। ईजा ने खामोशी से सर झुका लिया और समीना के पीछे चलती। सीढ़ियाँ चढ़ते उसके कदम बोझल हो रहे थे। हर कदम के साथ दिल की धड़कन जैसे और सुस्त पड़ रही थी। कमरे में पहुंचकर समीना ने दरवाज़ा खोला और कहा, बीबी जी, ये आपका कमरा है। अगर किसी की चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ दे देना। ईजा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। समीना के जाने के बाद वो अंदर आई और दरवाज़ा बंद करके दीवार के साथ टेक लगाकर नीचे बैठ गई। आंखों से आंसू खामोशी से बहने लगे। वो सोच रही थी, आखिर उसकी ज़िंदगी में ये क्यों हो रहा है? उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, फिर क्यों किस्मत बार बार उसे इम्तिहान में डाल रही थी? कुछ देर बाद थक कर वो बेड पर लेट गई, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। जहन में कबीर की माँ के अल्फाज गूंज रहे थे, रोमांचा की नफरत बड़ी नजरें, सबका बेतबारी से देखना, ये सब उसकी रूह कुचल रहा था। दूसरी तरफ रोमांचा अपने कमरे में आकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। बाहर अंधेरी रात में ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके अंदर एक तूफान बरपा था। वो खुद से लड़ रहा था। दिल और दिमाग की जंग में वो पूरी तरह उलझ गया था। क्यों बचाया मैंने उसे? क्यों निकाह किया? वो खुद से सवाल कर रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। अगली सुबह जब ईजा की आंख खुली तो धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। वो जल्दी से उठी और वुजू करके नमाज अदा की। दुआ के लिए हाथ उठाए तो आंखों से आंसू फिर बहने लगे और रब से अपने लिए सुकून मांग रही थी। दिल की टूटी किरचियाँ समेटने की दुआ कर रही थी। माया अचानक ही रोमांचा से मिलने आई थी। वो बगैर किसी इत्तला के सीधा अंदर आ गई, जैसे उसे पूरा हक हो। वो किसी भी वक्त आकर रोमान से मिल सकती है। वो तेज कदमों से चलती हुई अंदर दाखिल हुई और सीधा सीढ़ियाँ चढ़कर रोमांचा के कमरे की जाने बढ़ गई। दरवाज़ा हल्का सा खुला था। उसने इजाज़त लेना भी ज़रूरी नहीं समझा और अंदर आ गई। रोमांचा बेड पर बैठा अपने मोबाइल में मसरूफ़ था, लेकिन माया को देखकर चौंक गया। माया, तुम यहाँ? वो हैरानी से बोला। माया ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर उसके सामने बैठते हुए कहा, हाँ मैं यहाँ, और कहाँ जा सकती हूँ? इतने दिन हो गए थे, तुमने कोई कॉल तक नहीं की। सोचा खुद ही मिलने आ जाऊं। रोमान ने एक गहरी सांस ली और सर झुकाकर बालों में उंगलियां फेरने लगा। बस मसरूफ था। माया ने नाक चढ़ाकर कहा, मसरूफ? या किसी और के साथ मसरूफ? वो शौकी से बोली, लेकिन रोमान ने कोई जवाब नहीं दिया।
वो दोनों कुछ देर तक बातें करते रहे, लेकिन रोमान के चेहरे पर कोई खुशी या दिलचस्पी नजर नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद माया ने वापसी का इरादा किया। वो दोनों नीचे लाउंज में आ गए। जैसे ही वो बाहर निकली, माया की नज़र सोफे पर बैठी एक कम उम्र हसीन लड़की पर पड़ी। ईजा सर झुकाए बैठी थी, लेकिन उसकी मासूमियत और सादगी माया की नज़रों से छुप न सकी। माया ने रुक कर गौर से उसे देखा, फिर हैरानी से पीछे मुड़कर रोमान की तरफ देखा। ये लड़की कौन है? माया की आवाज़ में तजस्सुस था, लेकिन जैसे ही रोमान ने ईजा की तरफ देखा और बेसाख्ता कहा, ये मेरी बीवी है, माया को जैसे करंट लग गया। वो आंखें फाड़े रोमान को देखने लगी, जैसे उसने नाकाबिले यकीन बात कर दी हो। बीवी? क्या? उसकी आवाज़ कांपने लगी। रोमान, ये क्या बकवास है? तुमने शादी कर ली मुझे बताए बगैर? रोमान ने थके लहजे में कहा, माया, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बता दूंगा, अभी यहाँ से चली जाओ प्लीज़। माया की आंखों में आंसू भरने लगे। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। तुमने ये सब कैसे कर लिया? ऐसा क्या था इस चीप लड़की में जो तुमने मुझे छोड़कर इससे शादी कर ली? उसके अल्फाज तीर की तरह ईजा के दिल में पेवस्त हो गए। वो सोफे से खड़ी हुई, आंखें आंसू से लबरेज थी। रोमान ने सख्त लहजे में कहा, माया, तमीज़ से बात करो, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता किसी को चीप कहने का। माया को रोमान का ये अंदाज बर्दाश्त न हुआ। उसे गुस्से में आंखें निकालते हुए कहा, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रोमान ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, लेकिन माया की आंखों में जिद और जुनून था। वो आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। ये कहकर वो गुस्से से दराम से दरवाज़ा बंद करते हुए बाहर निकल गई। रोमान शाह के चेहरे पर गुस्से की लहरें दौड़ने लगी। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरी ज़िंदगी तुम्हारी वजह से तूफान आया है, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया और ईजा अपनी जगह खड़ी रह गई। आंखों में एक बार फिर आंसू तैरने लगे। रोमान शाह अपने कमरे में वापस गया, दरवाज़ा बंद किया और अंधाधुंध चीज़ें उठाकर फेंकने लगा। गुलदान ज़मीन पर गिरकर चिकनाचूर हो गया। परफ्यूम की बोतलें ज़मीन बोस होने लगी। रोमान की आंखों में तूफान था। वो दीवाना वार हर चीज़ तहस नहस करने लगा। ईजा ये देखकर खौफज़दा होगी। वो तेज़ी से अपने कमरे में भागी और दरवाज़ा बंद करके बेड के कोने में सिमट गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रोमान की वहशत बुरी हालत में उसकी रूह को हिला कर रख दिया था। रोमान शाह गुस्से में भरा हुआ था। उसके कमरे की चीज़ें ज़मीन पर बिखरी पड़ी थी और वो बेकाबू होकर एक के बाद एक चीज़ दीवार पर दे मारा था। ईजा अपने कमरे के कोने में दुबकी बैठी थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। आंखें आंसू से भर जाने के बावजूद वो बार बार आंसू पूंछ रही थी, जैसे खुद को मजबूत करने की नाकाम कोशिश कर रही हो। बाहर रोमान की आवाज़ें धीरे धीरे मदम होने लगी और फिर कमरे में एकदम खामोशी छा गई। रोमान शाह अचानक उठा और गाड़ी की चाबी लेकर बाहर निकल गया। उस सड़कों पर बेमकसद गाड़ी घुमाता रहा। जहन में माया की बातें गूंज रही थी। उसने कई बार माया को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन माया ने कॉल नहीं उठाई और फिर नंबर बंद कर दिया। रोमान ने गुस्से से स्ट्रिंग पर हाथ मारा और गाड़ी वापस घर की तरफ मोड़ ली। घर पहुंचते वो सीधा ईजा के कमरे में गया। ईजा भी नहा कर निकली थी। उसके बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे। उसकी शर्ट भीगी हुई थी। रोमान ने दरवाज़ा धकेल कर खुरा और अंदर दाखिल हुआ। रोमान शाह की नज़रें ईजा के सिरापे के नशेबो फराज में उलझ रही थी। ईजा ने रोमान शाह की नज़रें खुद पर महसूस करते शर्म से लाल हुई और जल्दी से दुपट्टा उठाया और अपने गिर्द लपेट लिया। आपको कोई काम था? उसने घबराए हुए लहजे में पूछा। हाँ, रोमान शाह ने खुद को संभाला और सख्त लहजे में बोला, जल्द से जल्द अपना कोई बंदोबस्त कर लो। सोच कर बताना कि तुम हॉस्टल जाना चाहती हो या किराए का फ्लैट चाहिए, ताकि मैं तुम्हें महफूज जगह छोड़कर अपनी ज़िंदगी के मामलात संभाल सकूं। मैं मज़ीद कोई पेचीदगी नहीं चाहता। ये कहकर वो अपने कमरे में वापस चला गया, लेकिन ईजा साकित रह गई। वो बेड के किनारे बैठ गई, आंखों में आंसू लिए दुआ करने लगी। या अल्लाह, मैं कहाँ जाऊँ? न शहर का पता है, न यहाँ रहने का कोई सहारा। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। फिर वो बेड पर लेट गई कि इतनी देर कोशिश के बाद नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। दूसरी तरफ रोमान के जहन में ईजा का भीगा सरापा ही निकल रहा था। वो बार बार सर झटक कर इस ख्याल को चटकने की कोशिश करता। उसने लाख कोशिश की, लेकिन दिल के जज्बात काबू में नहीं आ रहे थे। वो बेचैनी से बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, यहाँ तक कि रोमान के दिल में अचानक से मलकियत और हक होने का एहसास जागा। थक हार कर उठा और दोबारा ईजा के कमरे में गया। ईजा गहरी नींद में थी। उसके चेहरे पर मासूमियत और खूबसूरती
मबहूत होकर देखने लगा। दिल में अजीब सी कश्मकश चल रही थी। वो आहिस्ता से आगे बढ़ा और ईज़ा को नरमी से उठाकर अपने कमरे में ले आया और बेड पर लिटाकर उस पर झुका और अपनी सांसों को ईज़ा की सांसों से उलझाता हुआ मुकम्मल तौर पर उस पर साया फगन हो गया। ईज़ा को अपनी सांसें बंद होती और खून पर वजन महसूस हुआ तो वो भड़बड़ा कर उठने लगी, लेकिन खुद पर रोमान को झुके देख आंखें फैल गई। जैसे उसने रोमान के कंधों पर हाथ रखकर उसे पीछे करने की कोशिश की। रोमान ने उसकी मजामत करते हाथों को अपने एक हाथ में पकड़कर तकिए से पिन कर दिया और खुद उस पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा। आज रोमान ने ईज़ा को मुकम्मल तौर पर अपने नाम कर लिया और ख़ुद को पुरसकून करते वो सारी बेचैनियाँ ईज़ा के हाथों में देखकर खुद आहिस्ता से पीछे हटा और सीधा होकर लेट गया। लेकिन ईज़ा में हिम्मत नहीं थी कुछ भी पूछने की। वो खुद की बिखरी हालत समेट कर उठने लगी तो रोमान शाह ने उसकी नाजुक कलाई थाम कर अपनी तरफ खींचा। नजरें ईज़ा के चेहरे पर गाड़ी। कहाँ जा रही हो? उसकी गहरी बारी आवाज़ में एक अजीब सी सख्ती थी। ईज़ा ने सर झुकाकर आहिस्ता से कहा, अपने कमरे में। रोमान की नजरें मजीद सख्त हो गई। क्यों? मैंने कहा जाने के लिए। ईज़ा ने जल्दी में नफी से सर हिलाया। उसने उसकी कलाई छोड़ दी और थोड़ा पीछे होकर सांस बहाल करने की कोशिश की। तो चलो वापस आओ और यहाँ मेरे पास लेट जाओ। इतना कहकर उठा और वॉशरूम में चला गया। ईज़ा की आंखें हैरत से फैल गई। वो साकित बैठी थी। दिल की धड़कन बेतरतीब हुई। कुछ देर रोमान वापस आया तो ईज़ा को वहीं बैठे पाया। उसके माथे पर बल डले और गुस्से से कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता मैं क्या कहा था? फिर बगैर कुछ कहे उसका बाजू थाम कर उसे सामने बिस्तर पर लिटा लिया। चलो सो जाओ, मुझे सुबह मीटिंग के लिए निकलना है। रोमान ने करवट पर दी और आंखें बंद कर ली, लेकिन ईज़ा का दिल तूफान की तरह धड़क रहा था। उसके दिल में अजीब सी हलचल मची हुई थी। वो नहीं चाहती थी कि उसका दिल रोमान की तरफ माइल हो, लेकिन जज्बात का क्या करती। वो चाहकर भी रोमान की मौजूदगी को नज़रअंदाज नहीं कर पा रही थी। उसकी कुर्बत, उसकी खुशबू और उसकी सख्तगी में छुपा कोई अनकहा सॉफ्टनेस ईज़ा के दिल में उलझा रहा था। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ रोमान की हल्की सांसें गूंज रही थी। ईज़ा ने धीरे से करवट ली और रोमान की तरफ देखा। और नींद में भी संजीदा लग रहा था। माथे पर हल्की सी शिकन थी। ईज़ा ने दिल में सोचा, ये कैसा बंधन है जिसने मुझे जकड़ लिया है? ये कैसा रिश्ता है जिसमें सिर्फ फासले हैं मगर दिल भी फिर भी करीब जाना चाहता है? रात का एक एक पल ईज़ा के लिए भारी हो गया था। उसकी पलकें बोझल थी मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। दिल में हजारों सवाल जवाब एक भी नहीं था। ना वो रोमान के गुस्से को समझ पा रही थी, ना इसकी नरमी को। आखिरकार थकन से चूर ईज़ा की आंख लग गई। सुबह जब वो उठी तो रोमान शाह कमरे में नहीं था। ईज़ा ने आंखें खोली तो कमरे में खामोशी थी। वो थोड़ी देर यूं ही लेटी रही, फिर बोझल कदमों से नीचे आई। जैसे ही सीढ़ियाँ उतरी सामने मुलाजमा समीना नजर आई। रोमान शाह कहाँ है? ईज़ा ने आहिस्ता मगर बेचैन लहजे में पूछा। समीना ने नरमी से जवाब दिया, शाहजी तो सुबह ही ऑफिस के लिए निकल गए थे। ये सुनकर ईज़ा की आंखों में एक पल के लिए उदासी झलकी, मगर उसने फौरन खुद को संभाल लिया। बीवी जी, आपके लिए नाश्ता लगा दूं? समीना ने मोहब्बत से पूछा। हाँ लगा दो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ईज़ा ने सर उलाया और कमरे में चली गई। फ्रेश होने के बाद उसने एक सादा सा बेबी पिंक कलर का सूट पहना जो उसकी मासूमियत को मज़ीद बढ़ा रहा था। वो नीचे आई तो टेबल पर नाश्ता लग चुका था। ईज़ा ने खामोशी से नाश्ता किया मगर दिलो दिमाग कहीं और ही उलझा हुआ था। टीवी ऑन करके वो बेध्यानी से स्क्रीन को घूरती रही मगर ध्यान एक पल को भी ठहर नहीं रहा था। आखिरकार थक हार वो उठ खड़ी हुई और बाहर लॉन में आ गई। नरम धूप में घास पर चलते वो उलझनों में गुम थी कि अचानक गेट पर बेल बजी। गार्ड ने गेट खोला तो सामने माया खड़ी थी। वो गुरूर बड़ी मुस्कुराहट के साथ अंदर आई। नजरें इर्द गिर्द घुमाते सीधा लॉन में चली गई। जैसे उसकी नज़र ईज़ा पर पड़ी, उसकी आंखों में जलन की चिंगारियां उभर पड़ी। ईज़ा की कुदरती खूबसूरती और मासूम चेहरा आज पहले से भी ज्यादा निखरा हुआ लग रहा था, जिसे देखकर माया को गुस्सा आसमान को छूने लगा। वो तेजी से ईज़ा की तरफ बढ़ी और कहने लगी, गलत फहमी में मत रहना। माया ने आगे बढ़ते तेज लहजे में कहा। ईज़ा ने हैरत से उसे देखा। अगर तुमसे रोमान का निकाह हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें अपनाएगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे तुम्हारी जान ही क्यों ना लेनी पड़ी। माया की आवाज़ जहर में बुझी हुई थी। ईज़ा भी बात समझ ही रही थी कि अचानक माया ने उसे ज़ोर से धक्का देकर दीवार से टकरा दिया।
ایزا کے سر میں شدید چوٹ لگی اور وہ لڑکھڑا کر نیچے گری، مگر مایا نے اسی پر بس نہ کیا۔ وہ آگے بڑھی اور ایزا کا سر پاس پڑے گملے سے زور سے دے مارا۔ ایزا کی پیشانی پھٹ پڑی اور خون بہنے لگا۔ وہ بے سدھ ہو کر زمین پر گر گئی۔ مایا نے حقارت بھری نظر ایزا پر ڈالی، لوگوں پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی اور وہ سکون سے پلٹ کر باہر نکل گئی۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی ندامت یا پچھتاوا نہیں تھا، لیکن یہ سب کچھ سمینا نے کھڑکی سے دیکھ لیا تھا۔ وہ گھبرا کر باہر بھاگی اور رومان شاہ کو فوراً فون لگایا۔ شاہ جی، بیوی جی بے ہوش ہو گئی ہیں، ان کے سر سے بہت خون نکل رہا ہے۔ یہ سن کر رومان شاہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے گاڑی کی رفتار آخری حد تک بڑھا دی اور راستے میں ڈاکٹر کو کال بھی کر دی۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچا، سمینا اور دوسری ملازمہ نے ایزا کو بیڈ پر لٹا دیا۔ ایزا کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا اور بالوں کے ساتھ خون چپک گیا تھا۔ رومان نے تڑپ کر ایزا کی طرف دیکھا، دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ ڈاکٹر نے آ کر ایزا کی ڈریسنگ کی اور رومان خاموشی سے پاس کھڑا، نظریں ایک پل بھی ایزا کے چہرے سے نہیں ہٹی۔ جب ڈاکٹر چلا گیا تو رومان نے کرسی گھسیٹ کر ایزا کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی تھی، غصہ، دکھ اور بے نام سا درد۔ رومان شاہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھا، نظریں ایزا کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ وقت جیسے تھم گیا۔ کچھ لمحوں بعد ایزا کی پلکیں لرزی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھول دی۔ رومان فوراً آگے بڑھا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ایزا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ بے بس ہو کر سسکنے لگی۔ پلیز شاہ جی، مجھے یہاں سے کہیں بھیج دیں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، آنکھوں میں بے پناہ دکھ تھا۔ میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتی، مجھ سے اور دکھ برداشت نہیں ہوتا۔ بچپن سے لے کر آج تک صرف ذلت اور تکلیف ملی ہے، لیکن اب میں تھک گئی ہوں۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے کہیں بھی بھیج دیں۔ رومان نے ساکت ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ دل میں جیسے طوفان اٹھنے لگا۔ ایزا کی ٹوٹی ہوئی آواز، آنکھوں میں چھپا ہوا درد، سب کچھ اس کے دل پر چوٹ کر رہا تھا۔ یہ لڑکی کتنی چھوٹی عمر میں کتنا کچھ سہ چکی تھی، رومان نے سوچا۔ اور میں نے اسے تکلیف دی، جانتے ہوئے بھی کہ اس کا کوئی قصور نہیں، پھر بھی میں نے اسے تنہا چھوڑ دیا۔ رومان کی نظریں ایزا کے چہرے پر جمی رہی۔ وہ کتنی معصوم لگ رہی تھی، جیسے ہر اذیت سہنے کے بعد بالکل ٹوٹ چکی ہو۔ ایزا، رومان کی آواز بھاری ہو گئی، یہ گھر تمہارا ہے، میں تمہیں کہیں بھی نہیں بھیجوں گا، تم یہی رہو گی میرے پاس۔ ایزا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ رومان کے لہجے میں پہلی بار نرمی اور اپنائیت تھی، جو ایزا کے دل کو مزید توڑنے لگی۔ وہ رونے لگی، جیسے اپنے سارے غم آنسو میں بہا دینا چاہتی ہو۔ رومان نے آگے بڑھ کر اس کو نرمی سے اپنے حصار میں لے لیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے ایزا کو بہلانے لگا۔ رومان شاہ نے آہستہ سے ایزا کے آنسو صاف کیے۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کی جگہ اب تھوڑی سی حیرت تھی۔ وہ ایسے لمس کی عادی نہیں تھی۔ رومان نے نرم لہجے میں کہا، ایزا، میں نے جو کچھ بھی کیا شاید غلط کیا، لیکن میں تمہیں یوں ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ ایزا نے کانپتے ہاتھوں اپنے آنسو صاف کیے، لیکن بولی کچھ نہیں۔ رومان نے گہرا سانس لیا اور اپنی جگہ سے اٹھا۔ تمہیں سکون کی ضرورت ہے ایزا، میں چاہتا ہوں تم خود کو مضبوط کرو۔ اگر واقعی یہاں رہنا نہیں چاہتی تو ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن یوں ہار مان لینا ٹھیک نہیں۔ ایزا نے نظریں جھکا لی۔ اس کا دل ابھی بھی بوجھل تھا۔ وہ جانتی تھی کہ رومان کا رویہ شاید وقتی طور پر بدلا ہے۔ کاش یہ سب کچھ مستقل ہو، کاش آپ ہمیشہ کے لیے میرے ہو جائیں۔ یہ سب ایزا دل میں سوچ کر رہ گئی، زبان پر لانے کی ہمت نہیں تھی۔ اچانک دروازے پر ہلکی دستک ہوئی۔ ملازمہ نے آ کر بتایا کہ باہر کوئی لڑکی آئی ہے۔ رومان کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئی۔ کون ہے؟ مایا بی بی آئی ہیں، ملازمہ نے آہستہ سے کہا۔ رومان نے بیزاری سے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ جب ایزا کا دل بے اختیار دھڑکنے لگا۔ مایا کی موجودگی ہمیشہ ایزا کے لیے بے چینی کا باعث بنتی تھی۔ ایزا کی سانس رکنے لگی۔ ایزا کی حالت دیکھ کر رومان نے بے اختیاری سے حصار میں لے لیا۔ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، رومان نے جس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر کہا۔ پھر اٹھ کر رومان نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا، لیکن پھر ایک لمحے کے لیے رکا۔ ایزا، تم کمرے میں ہی رہنا، وہ نرمی سے بولا، لیکن ایزا کو اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر وہی سختی جھلکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ رومان شاہ نے دروازہ کھولا تو سامنے مایا کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی اور چہرہ سختی سے تنا ہوا تھا۔ وہ بغیر اجازت اندر آ گئی اور سیدھا رومان کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ تم نے میری کال کیوں نہیں اٹھائی؟ مایا نے تیز لہجے میں پوچھا۔ رومان نے گہری سانس لے کر دروازہ بند کیا اور صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ مایا، میں ابھی کسی بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔ مایا نے غصے سے اس کی ہنسی کے انداز میں سر جھٹکا۔
तुम किसी बहस के मूड में नहीं हो, मगर निकाह करने के मूड में थे, वो भी एक ऐसी लड़की से जिसकी हैसियत तुम्हें बराबर नहीं। रुमान के चेहरे की सख्ती में इजाफा हुआ। वो सोफे से उठा और माया की तरफ बढ़ा। माया, तुम्हें कोई हक नहीं है कि मेरी ज़िंदगी के फैसलों में दखल देने का। जो हुआ वो मेरी ज़िंदगी का मामला है, और तुम कौन होती हो किसी की हैसियत बताने वाली। और हाँ, अब वो मेरी बीवी है, तो इसकी हैसियत मेरी बीवी से जुड़ गई है। माया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसकी अना आंसू के पीछे छुप गई। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ रोमान, और तुमने मुझे यूं नज़रअंदाज करके उस लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया। मोहब्बत? रोमान ने तलख खांसी हंसी। मोहब्बत का ये मतलब नहीं कि तुम किसी की इज्जत को रोन दो। ईज़ा का कोई कसूर नहीं है, वो पहले ही बहुत कुछ सह चुकी है। माया ने गुस्से में रोमान की कलाई पकड़ी। और मैं क्या सह रही हूँ? मैंने भी तुम्हारे साथ ख्वाब देखे थे, मैं भी एक मुस्तकबिल का सोचा था। उसी लम्हे सीढ़ियों पर आहट हुई। ईज़ा आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही थी। उसका चेहरा अभी भी जर्द था, पेशानी पर पट्टी बंधी हुई थी। उसे जैसे ही माया को रोमान की कलाई पकड़े देखा, उसके कदम रुक गए। माया की नज़र अचानक ईज़ा पर पड़ी। उसकी आंखों में फिर से वही हकारत जागी। ये देखो, तुम्हारी नन्ही शहजादी नीचे आ गई, शायद सुनने आई है। इसकी ज़िंदगी का असल मकाम क्या है? रोमान ने माया की कलाई झट के छुड़वाई और 2 कदम पीछे हट गया। माया, तुम हद से बढ़ रही हो। तुम्हारा यहाँ आना पहले भी गलत था, लेकिन अब जो तुम कर रही हो वो नाकाबिले बर्दाश्त है। ईज़ा ने यह सब सुना तो वो घबरा कर मुड़ने लगी, लेकिन रोमान ने उसे आवाज़ दी, ईज़ा रुक जाओ। ईज़ा की सांस से पैर तरतीब हो गई। वो धीरे से मुड़ी और नजरें झुकाए खड़ी हो गई। रोमान ने आगे बढ़कर माया की तरफ देखा। तुम्हें अगर कोई बात करनी है तो मुझसे करो, ईज़ा को इसमें मत घसीटो। वो अब मेरे नाम से जुड़ी है, और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। माया की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वो इन आंसू को छुपाने के लिए जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। जाते जाते वो पलटी और सख्त लहजे में बोली, तुम्हें बहुत जल्द समझ आएगा कि तुमने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है रोमान शाह, और इस गलती की सज़ा मैं खुद दूंगी। माया दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके चली गई और घर में सुनाटा छा गया। ईज़ा की सांसें अभी भी अटकी हुई थी। वो पलट कर अपने कमरे की तरफ भागने लगी, लेकिन रोमान ने आहिस्ता से उसका हाथ थाम लिया। ईज़ा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ईज़ा की आंखों में खौफ और उलझन थी। जी, रोमान ने धीरे से कहा, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बैठकर अपनी बात करो। मैं तुम्हें मज़ीद तकलीफ़ नहीं देखना चाहता। ईज़ा। ईज़ा की आंखें भीगने लगी, लेकिन उसने हिम्मत करते हुए पूछा, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपने मुझे उस दिन घर से क्यों निकालने का कहा था? रोमान ने नज़रें झुका ली। शायद मैं खुद अपने अंदर के तूफान से लड़ रहा था, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया ईज़ा। रोमान ने ईज़ा की आंखों में देखते हुए आहिस्ता से कहा, ये घर तुम्हारा है। और ईज़ा ने हैरत से उसे देखा। उसकी पलकें लरसने लगी और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, एक ठंडी सांस खारिज की और मजबूत लहजे में कहा, और मैं अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा ईज़ा। ये सुनकर ईज़ा की आंखें बेख्तियार आंसू आ गए। वो कुछ बोल नहीं सकी, लेकिन दिल में पहली बार एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे बरसों की तकलीफ के बाद उसे कोई अपना मिल गया हो। कबीर की माँ ने कबीर की शादी अपनी बांजी से करवा दी थी, और वो बहुत खुश थी कि उसकी बांजी अब उसकी बेटे की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। लेकिन खुशी के ये चंद लम्हे ज़्यादा देर बरकरार न रह सके। कुछ ही दिनों बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। कभी बुखार, कभी सांस लेने में तकलीफ। कबीर इन्हें कई बार मकामी क्लिनिक ले गया, मगर कोई बेहतरी ना हुई। एक दिन अचानक उनकी तबीयत इतनी ख़राब हुई, कबीर इनको शहर के बड़े अस्पताल को ले जाना पड़ा। अस्पताल पहुंचा, कबीर बेहद परेशान था। वहाँ को स्ट्रेचर पर ले जाया गया और वो बेचैनी से वार्ड के बाहर चक्कर काटने लगा। दिल में एक इज़्तिराब सा बढ़ने लगा। उसने जेब से मोबाइल निकाला और रोमान शाह का नंबर डायल करने लगा, मगर जैसे ही नंबर मिलाया, उसके ज़हन में वो सारी तलख यादें ताज़ा हो गई। रोमान को घर से जलील करके निकालना, ईज़ा को बेइज्जत करके दरवाजे से धकेल देना, ये सोचकर उसके हाथ लरसने लगे और उसने फ़ोन काट कर मोबाइल दोबारा जेब में डाल लिया। कुछ देर बाद डॉक्टर वार्ड से बाहर आया और संजीदा लहजे में कहा, मिस्टर कबीर, आपकी माँ की हालत बहुत नाजुक है। इनका कैंसर आखिरी स्टेज पर है। अब आप इनके लिए दुआ करें और इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें। ये सुनते ही कबीर की आंखें नम हो गई।
اس کے والد اصغر صاحب بھی سکتے میں آ گئے۔ دونوں تیزی سے کمرے میں داخل ہوئے جہاں کبیر کی ماں نیم بے ہوشی کے عالم میں پڑی تھی۔ کبیر نے ماں کا ہاتھ تھاما تو وہ آنکھیں کھول کر کمزور آواز میں بولنے لگی، کبیر بیٹا، میں اپنے دل پر گناہوں کا بوجھ لے کر مرنا نہیں چاہتی۔ میں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ رومان اور ایزا بے قصور تھے، سب میری چال تھی۔ میں نے تمہیں بھڑکایا تاکہ ایزا کو گھر سے نکال دیا جائے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ بچی کبھی اس گھر میں واپس آئے۔ یہ سن کر کبیر کی زبان جیسے بند ہو گئی۔ اس کے والد اصغر صاحب نے افسوس سے سر جھکایا اور آہستہ سے بولے، ہم نے اس معصوم بچے کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگی۔ رومان نے اسے قبول کیا ہوگا یا نہیں۔ یہ جملے سنتے کبیر کے کانوں میں رومان شاہ کے وہ الفاظ گونجے، پہلے تصدیق کر لینی چاہیے، پھر کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے۔ کبیر کا دل دک دک کرنے لگا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا اور ہسپتال کے خالی کوریڈور میں جا کر دیوار سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ آنکھوں سے آنسو روا تھے اور دماغ میں بس ایک ہی سوال تھا، کیا ایزا انہیں کبھی معاف کر پائے گی؟ ادھر کمرے میں کبیر کی ماں رو رو کر کہہ رہی تھی، خدا کے لیے کسی طریقے سے اس بچی سے ملوا دو مجھے، میں مرنے سے پہلے اسے معافی چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ان کے آنسو تکیے میں جذب ہوتے رہے اور اصغر صاحب خاموشی سے بیوی کی بے قراری دیکھتے رہے۔ ان کے دل میں بھی ایک بوجھ تھا، نہ جانے وہ بے قصور لڑکی اب کس حال میں ہوگی۔ کچھ ہی دنوں بعد کبیر کی ماں کا انتقال ہو گیا اور کبیر کی ماں کی موت کے بعد کبیر خود کو معاف نہیں کر پایا تھا۔ ماں کے الفاظ، رومان کے تانے اور ایزا کی آنکھوں میں چھپی بے بسی، سب کچھ اسے اندر سے توڑ چکا تھا۔ ماں کے جنازے کے اگلے دن ہی وہ صبح ہوتے رومان شاہ کے گھر جانے کے لیے نکلا۔ راستے میں بار بار خود سے سوال کر رہا تھا، کیا رومان مجھے اندر آنے دے گا؟ کیا ایزا مجھے معاف کرے گی؟ لیکن دل میں ایک امید تھی کہ شاید وہ اپنے گناہوں کا بوجھ کچھ ہلکا کر سکے۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کے اس نے لرزتے ہاتھوں سے بیل دی۔ کچھ لمحوں بعد ملازمہ نے دروازہ کھولا اور کبیر کو دیکھتے ہی حیران رہی۔ بی بی جی، کبیر صاحب آئے ہیں۔ ملازمہ نے اندر جا کر ایزا کو اطلاع دی۔ ایزا جو بھی اپنے زخم کو بڑھ کر زندگی گزار رہی تھی، کبیر کا نام سن کر کانپ اٹھی۔ رومان شاید جو اسی وقت سیڑھیوں سے نیچے آ رہا تھا، اس کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ یہاں کیا لینے آیا ہے؟ رومان نے دروازے پر پہنچتے کبیر کو سخت لہجے میں مخاطب کیا۔ کبیر نے سر جھکایا اور آنکھوں میں آنسو لیے کہا، میں معافی مانگنے آیا ہوں رومان۔ ماں نے مرنے سے پہلے سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں نے ایزا اور اپنے دوست کے ساتھ بہت زیادتی کی۔ بس ایک بار تم دونوں مجھے معاف کر دو اور ایزا سے ملنے دو۔ اپنے گناہوں کو کفارہ دینا چاہتا ہوں۔ رومان نے کچھ لمحے سوچا، پھر ایزا کی طرف دیکھا۔ ایزا نے دھیرے سے سر ہلایا۔ رومان پیچھے ہٹ گیا اور کبیر لرزتے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ ایزا کو دیکھتے ہوئے بے اختیار اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گیا۔ ایزا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ سچ اتنا بھیانک ہوگا۔ میری ماں کی غلطی کی وجہ سے تمہیں اپنی زندگی کے اتنے سال اذیت سے گزارنے پڑے۔ ایزا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے لیکن وہ خاموش رہی۔ کبیر نے مزید کہا، میں جانتا ہوں میں معافی کے لائق نہیں ہوں، لیکن پلیز اگر مجھے معاف نہیں کر سکتی تو کم از کم اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لو۔ میں ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے چلا جاؤں گا۔ رومان نے آگے بڑھ کر کبیر کو اٹھایا اور نرم لہجے میں کہا، معافی مانگنے سے زخم نہیں بڑھ جاتے کبیر، لیکن تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، یہی بہت ہے۔ زندگی میں آگے بڑھو اور دعا کرو ایزا بھی اپنی زندگی میں خوش رہے۔ کبیر نے نم آنکھوں سے ایزا کو دیکھا۔ ایزا نم لہجے میں کہنے لگی، میں نے تمہیں اور چاچی کو معاف کیا۔ یہ سن کر کبیر پھیکا سا مسکرایا اور بوجھل قدموں کے ساتھ گھر سے نکل گیا۔ واپس گاؤں جا کر اس نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے والد کا کاروبار سنبھال لیا اور اپنی بیوی کے ساتھ ایک نئی شروعات کی۔ دوسری طرف مایا کا رومان پر قبضہ کرنے کا خواب چکنا چور ہو چکا تھا۔ رومان شاہ نے اپنے بزنس پارٹنر سے بات کی اور مایا کو کمپنی کے ایک انٹرنیشنل پروجیکٹ کے لیے بیرون ملک بھیج دیا۔ رومان نے اسے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ وہ کبھی دوبارہ ان کی زندگی میں دخل اندازی نہ کرے۔ مایا کو بھی آخرکار احساس ہو گیا کہ رومان کی زندگی میں ایزا کی کوئی جگہ نہیں لے سکتا۔ وہ چپ چاپ ملک سے باہر چلی گئی اور رومان اور ایزا کے لیے مشکلات کا ایک باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اب گھر میں سکون تھا۔ رومان شاہ گھر کو شام کو گھر آتا
تو ایزا کے لیے پھول لاتا۔ وہ دونوں لان میں بیٹھ کر چائے پیتے اور دیر تک باتیں کرتے۔ ایک دن رومان نے ایزا کا ہاتھ تھاما اور اپنے ساتھ لگا لیا۔ دکھ کے بادل جھٹکے تھے اور خوشیوں بڑی زندگی ایزا کا انتظار کر رہی تھی۔ ایزا نے رومان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں بے پناہ محبت کے ساتھ، اور پہلی بار دل میں سکون محسوس ہوا۔